Good evening, all of you. हेलो सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज की इस लाइव क्लास में एक बार फिर अपन अपनी पिछली कक्षा के रिमेनिंग पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ जुडिशियल एक्टिविज्म को डिस्कस किया था। यहाँ देखो, इस चैप्टर को अपन पिछली कक्षा में अपन ने इसकी उपमाओं के बारे में, कुछ डेफिनेशंस के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ऐसी कुछ चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन इस कक्षा को शुरू करें तो सबसे पहले मैं आपको इससे कंफ्यूज करने वाली एक बात के संबंध में थोड़ी जानकारी दूंगा। तो आज के इस वीडियो के शुरू में इस स्लाइड में आपको ऊपर जो दिख रहा है उस हेडिंग को आप गौर से देखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन व न्यायिक सक्रियता, ये दो अलग चीज़ें हैं। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन व न्यायिक सक्रियता, हालांकि इन दोनों का ऑब्जेक्ट जो है वो लगभग एक जैसा सा ही होता है, या यूँ कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो न्यायिक सक्रियता का ही एक जरिया है, या न्यायिक सक्रियता का ही एक सोर्स है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो इस संबंध में जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 में ये पढ़ा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो हैं वो भारत की समस्त अदालतों के लिए बाध्यकारी होंगे सिवाय स्वयं उच्चतम न्यायालय के। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 141 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 में ये लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति रखता है। तो जैसे पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि न्यायिक सक्रियता क्या है, तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बता दूं कि कोई भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों को भविष्य में जब कोई नई रोशनी प्रदान करते हैं या उनको उलटते हैं या उनमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट या संशोधन करते हैं, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन है। या और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा किसी भी न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों को नवीन परिस्थितियों में नवीन व्याख्या या नवीन रोशनी प्रदान करना या नया इंटरप्रिटेशन प्रदान करना न्यायिक पुनरावलोकन है। तो यहाँ देखिए, इन दोनों की रिलेशनशिप क्या रही है, या यूँ कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इस सेंटेंस को, स्लाइड को आप गौर से पढ़िए। न्यायिक सक्रियता की जड़ें न्यायिक पुनरावलोकन तक जाती है तथा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से ही सक्रियता को बल प्रदान किया गया है। जहां न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायपालिका को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता के परीक्षण का अधिकार है, वहीं न्यायिक सक्रियता में न्यायालय सही मायने में न्याय कर सके, इसलिए अपनी विवेक की शक्ति से कानूनी दायरे से बाहर जाकर फैसला देते हैं। न्यायिक सक्रियता व अतिक्रमण के बीच एक बहुत महीन सीमा रेखा है। देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म और अतिक्रमण, देखो सीधी सी बात यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता का इतना विकास हुआ है। और न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से विधायी और न्यायालय के पूर्व कानूनों का जो है वो एक तरह से सब्लिमेशन होता है, शोधन होता है, या उसकी बुराइयों का अंत होता है। इस प्रकार ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी कोरिलेट हैं। अब इसमें देखो, भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रादुर्भाव की अपन चर्चा करें तो इसमें कुछ चीज़ें आपके सामने हैं कि भारत में न्यायिक सक्रियता का जो स्टेप बाय स्टेप इतिहास रहा है उस संबंध में क्या सिचुएशन है, या कहाँ से इस व्यवस्था को अपन ने अडॉप्ट किया है। तो इसमें देखिए, भारत में सुने जाने के अधिकार को आरंभ में अमेरिका व इंग्लैंड की भांति कठोरता से स्वीकार किया गया तथा यह माना गया कि न्यायालय में केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसके स्वयं के अधिकारों को क्षति या हानि हुई है। देखिए, ये बात मैंने पिछली कक्षा में डिस्कस कर लिया था जनहित याचिका का, जहां मैंने आपको परिचय करवाया था। कहने का मतलब है कि सुने जाने ऑर्डी अल्ट्रेम या सुने जाने का अधिकार जो है
राइट टू हेयरिंग, इस कंसेप्ट को अपने स्ट्रिक्टली अमेरिकन और यूनाइटेड किंगडम के सिस्टम पर डिपेंड किया है। और ये सिस्टम क्या था कि न्यायालय में केवल वही आदमी जा सकता है जिसके स्वयं के अधिकारों की क्षति या हानि हुई है। इस प्रकार भारत में जनहित याचिका व न्यायिक सक्रियता में विभिन्न समितियों आयोगों की रिपोर्टों के अलावा अमेरिकी व ब्रिटिश न्यायालयों का भी खासा हाथ रहा है। तो देखो, जैसे अपन इंग्लैंड के और यूएसए के न्यायालयों के जो जजमेंट्स पढ़ते हैं वो, इसके अलावा अपने देश में समय समय पर जो विभिन्न कमेटीज और कमीशंस गठित किए गए, उनकी रिपोर्ट्स का भी न्यायिक सक्रियता को प्रादुर्भाव देने में महत्वपूर्ण हाथ रहा है। और विशेष तौर से जब अपन यहाँ अपने स्टेट की बात करें, राजस्थान की चर्चा करें, तो इस संबंध में राजस्थान विधि सुधार आयोग, जिसका गठन 1975 में किया था, उस आयोग ने जनहित याचिका को विधि के क्षेत्र की गौरवमयी उपलब्धि माना है। तो देखो, यहाँ अपने देश में न्यायिक सक्रियता की जो प्रेरणा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जुडिशियल एक्टिविज्म आफ्टर 1980 या पीएन भगवती की एक्टिविटीज़ के बाद में अपने देश में अध्ययन जो है करने को मिलता है। इससे संबंधित हमें जो प्रेरणा मिली है वो यूनाइटेड किंगडम, यूएसए के न्यायालयों द्वारा जो समय समय पर दिए गए जजमेंट हैं वो, भारत सरकार द्वारा या विभिन्न राज्यों द्वारा गठित की गई विभिन्न समितियों और जो कमीशंस हैं उनकी रिकमेंडेशंस पर, और विशेष तौर से राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान लॉ रिफॉर्म कमीशन 1975 का जो सुझाव सरकार को मिला, इनके माध्यम से अपने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में जुडिशियल एक्टिविज्म की एक्टिविटी को बल मिला या प्रेरणा मिली। इसके बाद में अगली जो बात अपन जैसे इससे संबंधित देखना चाहें तो 1960 के दशक में जनहित याचिका को विभिन्न परिवर्तनों में से एक माना जा सकता है। तो देखिए, अपने देश में पीआईएल का जो सिलसिला है वो 1960 के दशक में, मीन्स 1960 से 70 के बीच ये सिलसिला चल पड़ा था। इसके उपरांत एक महत्वपूर्ण जो केस अपन इस संबंध में जो देखते हैं वो है जनता दल बनाम H.H. चौधरी 1982 का है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुने जाने के कठोर नियम के कुछ अपवाद बताए, मतलब ऑडी अल्ट्रेम या राइट टू हेयरिंग या सुनवाई के अधिकार के कुछ जो एक्सेप्शंस जो हैं बताए। उन एक्सेप्शंस में देखिए, पहला है अवैस्क के प्रतितोष के मामले, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले, तीसरा है प्रिवी काउंसिल द्वारा दुरियापा बनाम फर्नांडो में प्रतिपादित सुने जाने के कठोर नियम में लॉर्ड डेनिंग की न्यायिक सक्रियता के कारण अपेक्षित परिवर्तन, जिसके अनुसार यदि अटॉर्नी जनरल मशीनरी के सुस्त रहने के आधार पर जनता में कोई भी न्यायालय में आवेदन कर सकता है। तो देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी इस केस में जनहित याचिकाओं का अपवाद बताया गया था। तो यहाँ देखिए, जनहित याचिकाओं के संबंध में जनहित याचिकाएं कौन लगा सकता है, इस संबंध में देखिए, यहाँ ये जो केस है आपके सामने, जनता दल बनाम H.H. चौधरी 1982, इसमें राइट टू हेयरिंग या ऑडी अल्ट्रेम जो मैगजीम है उसका एक्सेप्शंस बताया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगली जो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि न्यायिक सक्रियता जो है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं, या इस टॉपिक की में अपने को कौन सी चीज़ों को बेसिकली डिस्कस करना है। तो देखो, इस संबंध में इस स्लाइड में जो चीज़ें आपके सामने हैं, इसके जो यक्ष प्रश्न है उनके संबंध में आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। विभिन्न विद्वानों के अनुसार लिखित संविधानों की संकल्पना के साथ साथ सीमित शक्ति वाली सरकार की अवधारणा स्वतः आ जाती है। न्यायालय नीति निर्धारण में निम्न स्वरूपों में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अपन यहाँ एक नया शब्द अपने सामने आया है, वो है पॉलिसी फ्रेमिंग। गौर से देखिए, यहाँ एक बार फिर देखिए, लिखित संविधानों की संकल्पना के साथ साथ ये देखिए सीमित शक्ति वाली सरकार की अवधारणा स्वतः आ जाती है। तो देखो, इस सेंटेंस को एक बार फिर गौर करेंगे आप, लिखित संविधानों की संकल्पना के साथ साथ सीमित शक्ति वाली सरकार की अवधारणा स्वतः आ जाती है। कहने का मतलब
जिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न है, वो कॉन्स्टिट्यूशन सरकारों के दायित्व को सीमित कर देती है, या यूँ कह सकते हैं कि हार्ड एंड फास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं वही, या जिन कार्यों को करने के लिए गवर्नमेंट बाउंड हो जाती हैं, उन्हीं कार्यों को करने की शक्ति जो है वो सरकारें रखती हैं। दूसरी बात यहाँ ये देखिए, इस शब्द पर आप गौर फरमाइए, ये नीति निर्धारण। देखो, पॉलिसी फ्रेमिंग जो है वो किसी भी कंट्री के लिए बेसिकली लेजिस्लेटिव बॉडी का कार्य है, या यूँ कह सकते हैं कि पॉलिसी फ्रेमिंग में किसी भी राष्ट्र के पॉलिटिकल सिनेरियो, या यूँ कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला होता है। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू पब्लिक विल या अकॉर्डिंग टू पब्लिक नीड्स, पॉलिटिकल कल्चर जो है वो पॉलिसी फ्रेमिंग करने में विफल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में उस राष्ट्र की जो न्यायपालिका है या उस राष्ट्र के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो अपनी सक्रियता अदा करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, न्यायालय नीति निर्धारण में कई तरह से अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, विशेष तौर से जब पॉलिटिकल कल्चर कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ इसमें पहला जो बिंदु है वो देखिए, न्यायाधीश सरकारी नीतियों में अपना हाथ चाहते हैं। पहली बात गौर से देखिए, न्यायाधीश सरकारी नीतियों में अपना हाथ चाहते हैं। तो देखो, ये मैं आपको बता दूं कि मनुष्य की जो टेंडेंसी है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, उसकी महत्वपूर्ण शीर्षकों में से एक है कि मनुष्य स्वभाव से मास्टरी मोटिव से प्रेरित होता है। मास्टरी मोटिव का मतलब होता है कि हर आदमी की ये इच्छा होती है कि वो अग्रगामी बने, लीडर बने और लोग उनका अनुसरण करें, या यूँ कह सकते हैं कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं पॉलिसी फ्रेम करूं और लोग इसका अनुसरण करें। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के पीछे निहित एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि न्यायाधीश अपने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जो निर्णय प्रतिपादित करते हैं या जजमेंट देते हैं, उनसे सरकारी नीतियों में हस्तक्षेप करने की इच्छा रखते हैं, भले ही वो सरकार के लिए या सिविलियंस के लिए सरकार के लिए फ़ायदेमंद हो या नुकसानदायक हो। लेकिन पॉलिसी फ्रेमिंग में न्यायाधीश की इच्छा अगर हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में न्यायिक सक्रियता का जो रीजन है वो मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है। तो यहाँ सिंपली अपनी ये कह सकते हैं कि जहाँ भी न्यायाधीश सरकारी नीतियों में हस्तक्षेप करना चाहेंगे, वहाँ उसके पास जो मार्ग या जो ट्रैक बचा है वो जुडिशियल एक्टिविज्म बचा है। दूसरा बिंदु आप देखिए, सरकार के अन्य अंग नीतिगत परिवर्तनों हेतु अत्यंत स्थिल है। देखिए, सरकार के अन्य अंग नीतिगत परिवर्तनों हेतु अत्यंत स्थिल है। तो देखिए, यहाँ सरकार के नीतिगत परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी कारण जो है वो सिविलियंस हो सकते हैं, या ये उस राष्ट्र में काम करने वाली राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक जो संस्थाएं वो इसका रीज़न हो सकती हैं, एनजीओ जिसका कारण हो सकती हैं। लेकिन जब ये सारे अंग जो हैं सरकार के नीतिगत परिवर्तनों के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय के पास न्यायिक सक्रियता जैसा उपकरण ही शेष बचता है। तो यहाँ देखो, पहला बिंदु एक बार फिर देखेंगे, न्यायिक सक्रियता के अवसर वहाँ मौजूद हो सकते हैं जहाँ न्यायाधीशों की इच्छा सरकारी नीतियों में हस्तक्षेप करने की हो जाए। दूसरा ये कि किसी भी राष्ट्र की जो नीतिगत परिवर्तनों के लिए रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अगर इस हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं करें तो ये प्रयास करने की कोशिश न्यायपालिका द्वारा न्यायिक सक्रियता के माध्यम से हो सकती है। तीसरा बिंदु इसमें देखिए, न्यायाधीश अपने विचारों को अन्य अंगों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता के साथ लागू कर सकते हैं। तो देखो, अगर बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सिविलियंस, एनजीओज, इनकी अपन चर्चा करें तो नीतिगत परिवर्तनों के लिए उनकी मांग, उनकी राय या उनकी रिकमेंडेशंस उतनी लागू होना उतनी आसान नहीं है जितना न्यायाधीशों के लिए अपने द्वारा न्यायिक सक्रियता के माध्यम से दिए गए जजमेंट्स को लागू करने में होती है। तो यहाँ ये तीन एक्सप्रेशन है। जुडिशियल एक्टिविज्म की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है,
या जुडिशियल एक्टिविज़्म से हमें कहाँ फ़ायदा मिल सकता है। तो देखिए, पहला है वहाँ हमें फ़ायदा मिल सकता है जहाँ न्यायालय या न्यायाधीश जो है वो सरकार की नीतियों में अपना हाथ चाहते हों। दूसरा ये कि जहाँ सरकार के नीतिगत परिवर्तनों के लिए प्रयास करने वाली संस्थाएं किसी राष्ट्र में निष्क्रिय हो जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं, या सरकार के अन्य अंग जो हैं वो जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, ये प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जुडिशियल एक्टिविज़्म की महत्ता बढ़ जाती है। और तीसरी बात यह है कि जैसे बाकी अंगों के लिए अपने विचारों को या अपनी नीतियों को लागू करवाना इतना आसान नहीं होता है जितना न्यायाधीशों को, क्योंकि न्यायाधीशों के जो जजमेंट्स होते हैं वो उनकी निजी स्वतंत्रता में होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं या न्यायिक सक्रियता के कुछ यक्ष प्रश्न जो अपने को देखने होते हैं। अब देखिए, न्यायिक सक्रियता का जो रूप है उस संबंध में अपन जो बात देखेंगे वो ये है कि न्यायिक सक्रियता को अपन मोटे तौर पर दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, उदारवादी और अनुदारवादी न्यायिक सक्रियता। तो यहाँ इस संबंध में सबसे पहले मैं आपके साथ न्यायिक सक्रियता का जो क्लासिफिकेशन है या न्यायिक सक्रियता का जो वर्गीकरण है उसके संबंध में चर्चा करूं। इससे पहले हम एक केस को डिस्कस करेंगे और वो केस है न्यायाधीश मैथ्यू द्वारा डिसाइड किया गया सुखदेव सिंह बनाम भगत राम 1975। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमेरिकी राज्य कार्यवाही सिद्धांत को विकसित किया गया तथा सेंट जेवियर कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात 1974 में अविधिमान्य दशाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। पैट्रिक डेवलिन ने इसे गत्यात्मक सक्रियतावाद व गत्यात्मक विधि सर्जन के रूप में संबंधित किया और न्यायिक दृष्टिकोण के आधार पर न्यायिक सक्रियता के दो रूप बताए। तो यहाँ देखिए, ये कुछ केस लॉज हैं जिनमें जुडिशियल एक्टिविज़्म की जो फॉर्म है उनको पहचानने की कोशिश की गई है, और वो दो फॉर्म है अनुदारवादी न्यायिक सक्रियतावाद और उदारवादी न्यायिक सक्रियतावाद। तो यहाँ देखिए, पहले अपन जुडिशियल एक्टिविज़्म की हिस्ट्री को गैर लिबरल या अनुदारवादी न्यायिक सक्रियतावाद के शीर्षक में देखते हैं। तो इसमें देखिए, मोटे तौर पर अपने को जो चीज़ें मिलेंगी वो क्या हैं। विधायिका की उदार नीतियों को अवैध घोषित करना, ये अनुदारवादी है। देखिए, यहाँ अनुदारवादी न्यायिक सक्रियतावाद में अपन उन जजमेंट्स को देखेंगे जिनमें न्यायालय का या न्यायपालिका का उद्देश्य सरकार की उदार नीतियों को अवैध घोषित करना है, और उदारवादी का मतलब है सरकार की जो गैर उदार नीतियां हैं उनको अवैध घोषित करना है या उदार नीतियों को वैध घोषित करना है। तो यहाँ जुडिशियल एक्टिविज़्म का मतलब ये है कि न्यायपालिका ने विधानों से बाहर जाकर अपने जजमेंट देने शुरू किए। तो आरंभ में इसका कारण ये था कि कुछ सरकारों ने अपनी उदार नीतियों को लागू करने की कोशिश की और न्यायपालिका ने अपने रूढ़िवादी दृष्टिकोण के चलते उन उदार नीतियों को अवैध घोषित करना शुरू किया। और यही सिलसिला जुडिशियल एक्टिविज़्म के टाइटल में अपन अमेरिका से देख सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल इस स्लाइड में मैंने आपके सामने रखा है। 1930 में रूजवेल्ट ने अनेक श्रम विधानों को अवैध घोषित किया था। इसी प्रकार भारत में 1950 से 60 के बीच पश्चिमी बंगाल बनाम बेला बनर्जी, आर.सी. कूपर बनाम भारत जैसे अनेक वादों में अनुदारवादी सक्रियतावाद को अपनाया गया। कहने का मतलब अनुदारवादी सक्रियतावाद जुडिशियल एक्टिविज़्म का पहला पड़ाव है जिसमें न्यायालयों ने सरकार की उदारवादी नीतियों को अवैध घोषित करने का कार्य किया। उसके बाद दूसरा जो पड़ाव है जुडिशियल एक्टिविज़्म का, उसको अपन उदारवादी न्यायिक सक्रियतावाद या लिबरल जुडिशियल एक्टिविज़्म के नाम से जानते हैं। इस संबंध में अपने सामने जो फैक्ट फाइल है उनमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अमेरिका में 1950 से 70 के बीच तथा भारत में 1970 के बाद वारेन व भगवती का दौर महत्वपूर्ण रहा है। तो देखिए, उदारवादी जुडिशियल एक्टिविज़्म का सिलसिला 20वीं शताब्दी के 5वें दशक के बाद अमेरिका में शुरू होता है। 2 दशकों तक ये सिलसिला यूएसए में जारी रहता है और उसके पश्चात आफ्टर 1970 जस्टिस पी.एन. भगवती जैसे न्यायाधीशों का भारतीय सुप्रीम न्यायपालिका में पदार्पण होने से शुरू होता है।
तो कहने का मतलब ये कि भारत में उदारवादी और अनुदार, तो देखो भारत में अनुदारवादी न्यायिक सक्रियतावाद भी रहा है और उदारवादी न्यायिक सक्रियतावाद भी रहा है। या यूं कह सकते हैं कि 1970 तक भारतीय न्यायपालिका द्वारा भी अपनी सरकारों के उदार विधानों को अवैध घोषित करने का काम किया है और 1970 के बाद जो है वो भारत में उदारवादी न्यायिक सक्रियतावाद शुरू होता है। इस संबंध में अपन सब जानते हैं, जैसे 1973 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे अनेक वाद भारत में इसके उदाहरण हैं। तो कहने का मतलब ये कि 1970 के बाद भारतीय न्यायपालिका ने जुडिशियल एक्टिविज्म के अधीन जो अपने जजमेंट्स दिए हैं उनको अपन उदारवादी कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर उपेंद्र बख्शी ने केशवानंद भारती के निर्णय को भविष्य का संशोधन कहा है। ये इसी बात की ओर संकेत है कि भारतीय न्यायपालिका जो है वो उदारवादी न्यायिक सक्रियता की दिशा में काम कर रहा है। इस वाद को गोलकनाथ व मिनर्वा मिल के बीच अनुदारवादी व उदारवादी सक्रियतावाद की चौखट भी माना जा सकता है। देखिए, इससे पहले गोलकनाथ का वाद जो है 1967 का और मिनर्वा मिल का 1980 का है। तो देखो, गोलकनाथ वाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था वो परफेक्टली अनुदारवादी सक्रियतावाद का एग्जाम्पल माना जा सकता है। और मिनर्वा मिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 1980 में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसको हम लिबरल जुडिशियल एक्टिविज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। और इन दोनों के बीच देहरी का या चौखट का जो काम करता है वो है केशवानंद भारती का जजमेंट। ठीक है, तो देखो, अपने देश में अगर हम डिवाइडिंग लाइन या मार्जिनल लाइन अगर डिक्लेयर करना चाहें उदारवादी और अनुदारवादी न्यायिक सक्रियतावाद की, तो वो जजमेंट है 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सी बात यह है कि हम जो केस हिस्ट्री अपने देश में या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स में देखते हैं, उनमें हम अनुदारवादी और उदारवादी न्यायिक सक्रियतावाद की विभाजन रेखा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जजमेंट्स को मान सकते हैं। यहाँ देखिए, मेनका गांधी के वाद से पूर्व 1975-6 में न्यायिक सक्रियता का झोंका चला, उसे भारत में न्यायिक सक्रियता का दूसरा चरण कहा जा सकता है। देखिए, 1973 में पहला पड़ाव केशवानंद भारती और दूसरा झोंका जो है वो मेनका गांधी के वाद की अपन बात करते हैं आफ्टर इमरजेंसी। भारत में न्यायिक सक्रियता का दूसरा चरण जिसे हम कहते हैं, उससे उपेंद्र बख्शी ने ये कहा है कि मानववाद व मानवाधिकार के प्रति न्यायिक समर्पण का स्पंदन माना जा सकता है। एक बार फिर से इस चीज़ को आप गौर से देखिए। देखो, जहाँ अपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए केशवानंद भारती का जो डिसीजन है वो गोलकनाथ व मिनर्वा मिल के बीच की चौखट मानी जाती है। और गोलकनाथ का जो मामला है वो परफेक्ट अनुदारवादी जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। मिनर्वा मिल का जो जजमेंट है वो परफेक्ट उदारवादी न्यायिक सक्रियतावाद का एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखो, भारत में न्यायिक सक्रियतावाद का पहला झोंका जो देखने को मिलता है वो केशवानंद भारती के जजमेंट में है, जिसे उपेंद्र बख्शी द्वारा भविष्य का संशोधन भी कहा गया है। और न्यायिक सक्रियता का दूसरा चरण जो है वो मेनका गांधी के वाद में देखने को मिलता है और इसे मानववाद व मानवाधिकारवाद के प्रति न्यायिक समर्पण का स्पंदन माना जा सकता है। तो देखिए, ये मानववाद व मानवाधिकार के प्रति न्यायिक समर्पण का स्पंदन क्यों कहा जाता है, इसका डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे जब अपन मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो लेट डाउन किए गए प्रिंसिपल्स या डॉक्ट्राइन्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, वहाँ अपने को ये देखने को मिलेगा। फिर देखिए, यहाँ अगला जो एक एग्जाम्पल अपने को इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो देखने को मिलता है वो है 6 दिसंबर 2007 को दिल्ली स्कूल में प्रवेश संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति A.K. माथुर व मार्कंडेय काटजू ने कहा कि न्यायपालिका को अपनी हदों में रहते हुए कार्यपालिका व विधायिका के क्षेत्र में दखल देने से बचना चाहिए। हदों का एहसास रखते हुए जजों को सरकार का कार्य नहीं करना चाहिए। उन्हें सम्राट की तरह व्यवहार न करके विनम्रता से पेश आना चाहिए। इसके अलावा न्यायाधीशों को प्रशासनिक विशेषज्ञता भी नहीं होती
अतः उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों को धर्म संकट में डालने वाला फैसला भी नहीं देना चाहिए। न्यायपालिका का काम कानूनों पर अमल को सुनिश्चित करना है, न कि कानून बनाना या सरकार चलाना। देखिए यहाँ ये दिल्ली स्कूल प्रवेश समिति के मामले में एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायपालिका ने, अब देखिए यहाँ इसमें ये आप खास जो गौर करेंगे, ये जजमेंट है 2007 का। तो अभी हमने 1973 केशवानंद भारती से जुडिशियल एक्टिविज्म का जो उदारवादी दौर हम पढ़ते हैं, इसमें न्यायाधीशों ने अपने हौसलों को बेलगाम करते हुए 2007 तक कुछ ऐसे जजमेंट भी दिए जिनमें ऐसा लगा कि न्यायपालिका जो है वो विधायी और कार्यपालिका को झटका देते हुए उनके जुरिस्डिक्शन या शक्तियों का अपहरण कर रही है। तो यही जजमेंट इस केस में दिया गया, वो ये था कि प्रशासनिक अधिकारियों को धर्म संकट में डालने वाला या ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए न्यायपालिका को जिसके पीछे ऐसा लग रहा हो कि न्यायपालिका कानून बनाने या सरकार चलाने का कार्य करने की ओर रुख कर रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अननेसेसरी न्यायिक सक्रियता की आड़ में न्यायाधीशों को कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का अपहरण नहीं करना चाहिए। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया। इस निर्णय के साथ साथ वर्ष 2007 में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की सिफारिश सीलिंग मामला, रैंगिंग मामला, गुर्जर आंदोलन पर प्रसंज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों को लेकर लिंग 2 समिति की सिफारिशों की रोशनी में करवाने जैसे अनेक मामले चर्चित रहे। अतः वर्ष 2007 को अदालतों की न्यायिक सक्रियता का वर्ष कहा जा सकता है। देखिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए सभी के लिए ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अपने लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि किस वर्ष को भारत में या भारतीय अदालतों की न्यायिक सक्रियता का वर्ष कहा जाता है। 2007। इस वर्ष में उदारवादी और अनुदारवादी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में बैलेंस रखते हुए जो जजमेंट्स अपनी सुप्रीम जुडिशरी द्वारा दिए गए, उन महान उपलब्धियों के लिए ही इस सेशन को अपन भारत में न्यायिक सक्रियता का वर्ष कहते हैं, या इसे भारत में उदारवादी न्यायिक सक्रियता का महान वर्ष भी कहा जा सकता है। ये देखिए अगली शब्दावली जो आपको देखनी है, भारत में इसे उदारवादी न्यायिक सक्रियता का महान वर्ष कहा जा सकता है। देखिए अगली जो चीज़ अपन इसमें देखना चाहेंगे तो बैलेंस्ड मत क्या है। अगर वास्तव में देखा जाए तो न्यायिक सक्रियता के मूल में कटु सत्य विधायिका व कार्यपालिका की विफलता ही है। देखिए, न्यायिक सक्रियता का मतलब यह है कि कानून के दायरे से बाहर जाकर न्यायालय को अगर कुछ करना पड़ रहा है, इसका मतलब निश्चित तौर पर विधायिका और कार्यपालिका विफल रही है, या विधायिका और कार्यपालिका ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कहीं न कहीं कोई चूक की है, जिसके चलते न्यायपालिका को ऐसा अवसर मिला है। अतः भले ही कहीं कहीं न्यायपालिका ने इनके क्षेत्राधिकार का अतिलंघन किया हो, फिर भी जनहित याचिकाओं की परिघटना पर विराम लगना ठीक नहीं है। देखो, इन फ्यूचर क्या होना चाहिए, तो ये जनहित याचिकाओं का या न्यायिक सक्रियता का सिलसिला जो चला है उसे हमें जारी रखना चाहिए। कुछ गलतियां जो न्यायपालिका से हुई हैं, न्यायपालिका को उनमें सुधार करना चाहिए, और विशेष तौर से शक्तियों के अलावा राजव्यवस्था के अंगों के बीच अवरोध और संतुलन की व्यवस्था और जन भावना की सर्वोच्चता के मूल्यों के बिना कोई भी लोकतंत्र महज एक ढांचा हो सकता है, वास्तविक लोकतंत्र नहीं। देखो, यहाँ शक्तियों के अलावा राजव्यवस्था के अंगों के बीच अवरोध और संतुलन की व्यवस्था और जन भावना की सर्वोच्चता के मूल्यों के बिना कोई भी लोकतंत्र महज एक ढांचा हो सकता है। तो इसमें देखिए, जिन अंगों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमने गठन किया है वो अपने अपने दायरे में काम करते रहें, और यदि अन्य कोई भी अंग जो है वो किसी प्रकार की चूक करता है तो उसे संभालने या उसकी त्रुटि को सुधारने का काम दूसरे अंग द्वारा किया जाना चाहिए। इस संबंध में हमें कुछ रिकमेंडेशंस पर गौर करना है। तो देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म के संबंध में हम जो सुझाव दे सकते हैं या जुडिशियल एक्टिविज्म के मामले में जो बातें हमारा सपोर्ट कर सकती हैं, उनमें पहली बात यह है कि जिला स्तरीय न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार मिटाने हेतु विधायिका व कार्यपालिका में सुधार हो। दूसरा बिंदु यह है कि एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बने, जैसा कि अपने एडिशनल
सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी का मत है, या निःशुल्क कानूनी सहायता दी जानी चाहिए, शासन के सभी अधिकारियों को उत्तरदायी होना चाहिए, और नेक्स्ट है लोक अदालतों का अधिकाधिक विस्तार हो, और छठा बिंदु इसमें विवादों को निपटारे के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाए जाने चाहिए। यहाँ इस संबंध में देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म के उद्देश्यों को लेकर हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या रही है, या यूँ कह सकते हैं कि कौन से मामले हैं जिनसे जनता को अपनी जुडिशरी द्वारा न्यायिक सक्रियता के माध्यम से बहुत कुछ प्रदान किया गया है। उनमें कुछ केसेज को अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पहला केस देखिए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा 1984 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि न्यूनतम मजदूरी से कम अदायगी बलात् श्रम है। मतलब किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है तो बलात् श्रम का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 का हनन है या बेगार लेने के समान है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जजमेंट इसमें है, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली पुलिस प्रशासन का जजमेंट जो है वो 1978 में अपने सामने आया। उसमें जजमेंट ये था कि आपराधिक विधियों का अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निर्वचन हो। देखो, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के रेफरेंस में ही क्रिमिनल लॉज का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ये जजमेंट सुनील बत्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। रणधीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट 1980 में आया था, उस जजमेंट से पहले सम्मान कार्य के लिए मेल और फीमेल को अलग अलग वेतन दिया जाता था, और इसमें ये एक डॉक्ट्राइन लेट डाउन किया गया कि सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन दिया जाए। तो सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन की अवधारणा या जो जजमेंट है वो रणधीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में अपने सामने आई। एक केस जॉली जॉर्ज वर्गीज का आता है 1980 का, अंतर्राष्ट्रीय पर संविदा के आलोक में राष्ट्रीय विधियों का निर्वचन हो। तो देखो, जहाँ इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं या जो अपनी संधियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी जो नेशनल या राष्ट्रीय स्तर की जो कानून है उनका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ऐसे ही एक केस अपने सामने आता है, रूपा अशोक हुर्रे 2004 का है। इसमें जजमेंट ये दिया गया है कि न्यायिक विधि शास्त्र में न्यायिक सक्रियता को अपनाया जाए। तो देखो, जुडिशियल जो जुरिस्प्रूडेंस है उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म को अपनाया जाए या इस पर बल दिया जाए, ये जजमेंट रूपा अशोक हुर्रे के मामले में दिया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है विशाखा बनाम राजस्थान, या इस केस को अपन विशाखा गाइडलाइन के नाम से भी जानते हैं, 1997 का है। इसमें महिला कर्मचारी आधारित संगठनों को 2015 में विशेष गाइडलाइन प्रदान की गई, या इस केस का संबंध है कि जहां महिला कर्मचारी नियोजित की जाती है वहां उनकी सुरक्षा या प्रोटेक्शन के लिए विशेष समिति के गठन का निर्देश दिया गया है। ये कुछ केसेज हैं जो एक तरह से अपने आप में तरह तरह की मिसाल कायम करने वाले हैं। इसके अलावा देखो, न्यायिक सक्रियता की लिमिटेशंस या सीमाएं क्या होनी चाहिए, तो इस संबंध में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कहने का मतलब न्यायिक सक्रियता को ठीक से लागू करने के लिए हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला है, न्यायपालिका का राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं होना चाहिए। दूसरा, न्यायपालिका को सर्वसत्तावादी व तानाशाह नहीं बनना चाहिए। तीसरा है, न्यायपालिका को अनुदारवादी व लापरवाह नहीं होना चाहिए। चौथा है, तीनों अंगों के मध्य शक्ति प्रतिकरण को नष्ट नहीं किया जाए। न्यायपालिका किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, अतः ये शक्ति संतुलन की अवधारणा का खंडन कर सकती है, जिससे न्यायपालिका को बचना चाहिए। और अंतिम जो लिमिटेशन है, विधायी स्पष्टता व संदिग्धता इसकी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब न्यायिक सक्रियता की सीमाएं नहीं होंगी तो न्यायपालिका राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। न्यायपालिका को सर्वसत्तावादी व तानाशाह बनने का अवसर मिल सकता है। न्यायपालिका अनुदारवादी व लापरवाह हो सकती है। शक्ति पृथक्करण की कंसेप्ट को धूमिल कर सकती है, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अभी मैंने बताया कि राजनीतिक या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यायपालिका की नहीं होती है। इसलिए इस अपनी शक्ति को बैलेंस के साथ यूज करना चाहिए, और इसके अलावा विधायिका के साथ जो लक्ष्मण रेखा उसे बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार इन दो कक्षाओं में मैंने आपके साथ जो चीज़ डिस्कस की है उसका संबंध जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ है। अगली कक्षा अपन नए टॉपिक पर करेंगे। थैंक यू सो मच।